हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हमने एक क्वेश्चन का लिस्ट तैयार किया, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम लोग रैपिडली यानी कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्योंकि एग्जाम का भी मात्र 1 महीना के आसपास समय बचा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी 2-4 दिन आप लोगों का चला जाएगा। और हम चाहते हैं हम लोग अभी भी यदि प्रयास करेंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। अभी आज सुबह 7 बज रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइम से मैं आप लोगों को मतलब रूटीन बाय रूटीन 7 बजे, फिर 11 बजे आएगा क्लास, फिर जो है 3 बजे, फिर शाम में 7 बजे। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके टाइम दीजिएगा और रेगुलर मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो आपका लगभग जितने भी मैथ का प्रॉब्लम आएगा वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो ये सारे बच्चों के लिए। और हाँ, जिन बच्चों का मतलब पढ़ा हुआ अच्छे से आता है उनके लिए भी अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। तो कंफर्म भी हो जाओगे और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तुम लोग का, है ना। तो इसलिए तुम लोग साथ रहो रेगुलर। हम लोग का 20 से 25 मिनट का क्लास चलेगा ये रेगुलर, तो दिन में 4 टाइम चलेगा मैथ का, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा इस 1 महीना के अंदर भी हम मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं रैपिड रिवीजन मैथमेटिक्स का। ठीक, तो आज 9 तारीख है और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर के चलेंगे हम लोग अगले 9 फरवरी तक, ठीक है। 17 तारीख से एग्जाम है, तो लगभग ये 1 महीना के अंदर हम लोग बहुत सारे मैथ का प्रैक्टिस कर लेंगे। जो बच्चे मेरे साथ सब हमेशा बने रहेंगे उसका और अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 14 का मिलान चिन्ह, ठीक है। इस मिलान चिन्ह को प्रश्न को ध्यान से देखो, 14 का मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है, इसी को टैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफ। कभी पढ़े होगे 7th या 8 में टेलीग्राफ, ठीक है। तो टेलीग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान है समझना, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर। ए नंबर क्या है पता है ना? रोमन के बारे में पढ़े हो तुम लोग, रोमन। तो रोमन नंबर वाला है ना। रोमन नंबर में आई रहता है, डबल आई रहता है, 1 2, फिर उसके बाद 3 रहता है, उसके बाद क्या है 4, इस तरह से है, फिर 5 है, 6 है। और हम लोग रोमन में यही पढ़ते हैं कुल मिला करके। क्या 1 के लिए आई, 10 के लिए हो गया 10, और 100 के लिए हो गया C, और 1000 के लिए हो गया M, ये सब पढ़ते हैं। 5 के लिए हो गया V, और 50 के लिए हो गया L, और D हो गया 500 के लिए, है ना। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ध्यान में रहेगा। M किसके लिए? 1000 के लिए। C किसके लिए? 100 के लिए। X किसके लिए? 10 के लिए। I किसके लिए? तो 1 के लिए। अब V किसके लिए? तो 5 के लिए। तो ये सब हम लोग किस में पढ़े हैं? रोमन नंबर। तो रोमन नंबर तो पूछ नहीं रहा है भाई पूछ क्या रहा है? मिलान। मिलान चिन्ह हम लोग कैसे लिखते हैं? तो मिलान चिन्ह के लिए सिंपल सा लॉजिक है बाबू, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग? तो 14 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मिलान चिन्ह में एक वर्टिकल लाइन होता है। इस वर्टिकल लाइन को तुम लोग पहचान ही रहे होगे, है ना। ये वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन रहता है, हम लोग लाइन खींचते हैं। जैसे कि देख लो, क्या भाई सीख लो, ये किसके लिए हो गया? 2 के लिए। 1 के लिए क्या लिखोगे? 2 लाइन खींचेंगे वर्टिकल, तो ये क्या हो गया? 2, और 3 लाइन खींच दिए तो क्या हो गया? 3 हो गया। अब 1 लाइन खींचते तो क्या हो गया? 1 हो जाता, ठीक है। 4 लाइन खींचेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह। कहोगे सर 5, तो 5 के लिए क्या करते हैं? 1 2 3 4 मैक्सिमम लाइन। तो इसमें जो मिलान चिन्ह होता है, जिसको हम लोग टेलीग्राफ बोलते हैं, मिलान चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीग्राफ, ठीक है। तो टेली साइन जो होता है ना, टेली साइन में अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कितना होता है खींच सकते हैं? 4, ठीक है ना। और न्यूनतम कितना हो जाएगा? 1। ये जो वर्टिकल लाइन है, न्यूनतम 1, अधिकतम 4 ही कर सकते। तो बोलोगे सर 5 के लिए तब क्या हो जाएगा? तो 5 के लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा? ऐसा क्रॉस काटना पड़ेगा पहले वाले से लेकर के अंतिम वाले तक, ठीक है। तो पहला वाले का टॉप पॉइंट को पकड़ेंगे और अंतिम वाले का लास्ट वाला लिस्ट पॉइंट यानी बॉटम वाला। तो ये हो गया हमारा 5। तब बोलोगे 6 कैसे होगा? तो 5 का तुमको पता है 1 2 3 4, ऐसे 4 हो गया, है ना। इसको कट किया इस तरह से, तो ये क्या हो गया? डायगोनली बोल सकते हैं एक तरह से। अब 5 हो गया, फिर एक लाइन और खींच दो तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन तुमको क्या पूछ रहा है? 14 का पूछ रहा है। तो क्या करोगे? 1 2 3 4, ये क्या हो गया तुम्हारा? और इसमें एक वर्टिकली किए थे, सॉरी डायगोनली किए 5 हो गया। फिर करो 1 2 3 4, फिर डायगोनली कट कर दो तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया 5। फिर 1 2 3 4, एक बार 5, यानी कि देख लो, ये वाला 5 हो गया, दूसरा वाला भी 5 हो गया, तीसरा वाला
5 हो गया तो 15 हो गया। तो हमको 15 चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए 14 चाहिए। तो क्या करोगे भाई 1 2 3 और उसके बाद देख लो 4 कट करो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 5 5 10 हुआ, 1 2 3 4 देखो 4 लाइन खींच दिए, ये मेरा क्या हो गया 14 हो गया। तो यानी क्या हम बताना यही चाह रहे थे, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से बना सकते हैं। देख लो ऑप्शन नंबर ए क्या है, रोमन नंबर था, रोमन में 14 लिखा हुआ था तो ये तो नहीं होने वाला था, तो ये गया। बी नंबर देख लो 5 है, फिर यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, ये 15 था तो 15 तो पूछ नहीं रहा था। और सी नंबर देख लो 5 5 10 3 13, ये 13 है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या डी नंबर होगा, देखो 5 5 10 4 14। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये याद करने वाला चीज तो है नहीं, समझना है। तो तुम लोग हमारे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। और देखो मेरे प्रश्न बनाने से पहले तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तुम्हारा आंसर क्या आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं। अब देखते हैं 2 नंबर में दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखो ओ वृत्त का केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं है। कह क्या रहा है तथा ए ओ सी जो है 130 डिग्री दिया हुआ है। ये जो ए ओ सी है ये क्या होता है 130 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है ओ ए सी, क्या पूछ रहा है ओ ए सी पूछ रहा है, ओ ए सी कौन सा कोण पूछ रहा है ओ ए सी, ये वाला कोण, ठीक है ना। देखो ये वाला कोण पूछ रहा है ओ ए सी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे भाई ओ ए सी, तो इस चीज को भी देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि देखो केंद्र पर जो बना कोण है, ठीक है ना 130, उसका सम्मुख कोण कितना होगा। तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का कोण क्या होता है, या फिर देखो लॉजिक सिंपल सा है, चक्रीय चतुर्भुज का बात भी नहीं है। अब कहोगे सर कैसे आपने तुरंत स्टेटमेंट कैसे बदल दिया। तो सोचो भाई कि देखो यहाँ पर ओ ए देख लो, ओ ए कहाँ पर है दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये लाइन क्या है ओ ए है, और ओ सी कौन सा है ये लाइन है। और दोनों पता है क्या है ओ ए बराबर ओ सी बराबर क्या है पता है त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ सी क्या है त्रिज्या। जब ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या है, त्रिज्या यानी जिसको हम लोग आर बोलते हैं। तो सोचो यहाँ पर क्या एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं ओ ए सी, क्या त्रिभुज बन रहा है। और इसी त्रिभुज का एक भुजा ओ ए है और एक भुजा ओ सी है। तो जब दोनों दो भुजा बराबर है आपस में, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, बच्चा तो तुम लोग हो ही, और उसके साथ बच्चा वाला क्वेश्चन भी है। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज है तो तुमको याद होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्या रूल होता है। तो रूल यही होता है भाई कि जब दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज में तो उसका सामने वाला कोण भी क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। तो बोलोगे सर इससे हमको क्या फायदा होगा, भाई केंद्र पे देख लो कितना डिग्री का 130 डिग्री का। चूंकि ये क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी x होगा ये भी x होगा। मान लिए x, तुम y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन त्रिभुज है तो क्या होता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग यानी 130 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री। चूंकि यहाँ पर देख लो ओ ए सी तुमसे पूछ क्या रहा है कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी पूछ रहा है, कोण ओ ए सी बराबर कितना है x माने है, देख लो बन जाएगा। क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर और यदि सॉल्व करोगे, यहाँ पर जगह नहीं हम लोग इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई तो 130 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब क्या करोगे 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखें हम कि 80 में से 130 गया तो कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। सही बात है, तो हो तो गया है 50 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 में से 130 चला गया तो 150 हुआ क्या 50 डिग्री, 50 डिग्री हुआ। तो 2x बराबर x बराबर कितना हो गया, तो 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया। यानी कि देखो आसानी से बन गया मेरा x बराबर वही OAC का मान कितना x है, इसका मतलब ये कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। जो कि यहाँ देख रहे हैं हम क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 डिग्री 50 डिग्री 130 डिग्री और लास्ट में जो है 25 डिग्री भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया पहले सोचे चक्रीय चतुर्भुज होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं चूंकि देखो दोनों त्रिज्या है ना, और ये पूछ रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण इस त्रिभुज से रिलेटेड है, और हम लोग आसानी से बना लिए। तो इसमें कोई दिक्कत है समझने में नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़।
तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया 25 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में 25 डिग्री नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन में लिखा हुआ था ना इनमें से कोई नहीं, तो उसके चलते उस वो हो जाता, लेकिन हमारा आंसर सही क्या हो गया 25 डिग्री। हो सकता था आंसर भी दे देता। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त का वक्रीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग जान ले कि यदि इसका सॉल्यूशन करें, देखो ऑब्जेक्टिव है आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा जान ले ये क्या हमारे लिए, इसको गोला मान लेते हैं। गोला का दो चीज हम लोग जान लेते हैं, एक होता है आयतन, ठीक है ना, आयतन क्या होता है गोला का 4/3, इतना तो रहेगा याद, पाई आर क्यूब, ठीक है, क्यूब ध्यान में रखना है ना, आयतन है तो आर क्यूब, ठीक है। तो ये चीजें। अब यदि अर्धगोला का आयतन का बात करें, अर्धगोला कैसा होता है भाई, इस तरह का होता है ना। इसका जब आयतन, तो आधा गोला, गोला का आधा हो गया, तो इसका जब आयतन निकालोगे, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि सब चीज सेम है, इसमें भाग दे दिए 2 से, तो हमारा कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो कंटेस्ट हो गया ना, गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वहीं अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको गोला बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। देखो जिस बच्चे को नहीं आता है ना उसका रिवीजन हो जाएगा, और ध्यान रखना, ठीक ना, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समय दो, रोज रोज थोड़ा सा समय दो, देखो तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा गोला का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का आयतन क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। अब देख लो गोला का यदि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ले, यहाँ पर पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ यानी इसका जो बाहरी परत है वो कैसा है, पृष्ठ जो है वक्र है ना, वक्र, पृष्ठ कैसा है वक्र है, और ये इसका वही चीज संपूर्ण भी है, पूरा पूरा क्या है वक्र ही है, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बोलो, ठीक है। वो क्या होता है, इसका होता है किसका, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अर्धगोला का बात करेंगे, सिर्फ वक्र का बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसका आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, चूंकि ये वक्र था, वक्र का आधा क्या हो जाएगा, तो पूरा का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा का क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ वक्र, ये ध्यान में रखना। जैसे ही संपूर्ण पूछेगा तो भैया देख लो, वक्र में क्या किए थे, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग का, इसका था क्या 2 पाई आर स्क्वायर था ना। और देखो ये बाहरी पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यह देखो एक वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना, तो इसको भी ऐड करेंगे इसमें, जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चूंकि सर बताए थे, क्या बताए थे सर ये बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो मुड़ा हुआ भाग होता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऊपर में जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो हो गया, इस दोनों को मिला दें तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखो याद करने की जरूरत है नहीं है, कैसे नहीं है सर, तो सबसे पहले गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यानी उसका आधा कर दो। अब गोला का पूर्ण या संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का उसका आधा करेंगे तो वक्र का आधा जो है वक्र में ही निकलेगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण जैसे ही पूछेगा, चूंकि ये अर्धगोला है, कटा हुआ भाग है, एक समतल भाग भी है जो क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में हमको पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, वक्र में क्या हो जाएगा सी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। क्या नंबर, सी नंबर। ऑप्शन से टेंशन नहीं लेना, 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। 3 पाई आर स्क्वायर किसका होगा, संपूर्ण का हो जाएगा, वक्र का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। याद हो गया, थोड़ा सा समय लगा लेकिन हमें समझ में आ गया, और ये हमारे ख्याल से भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन क्या जाए इसका।
सॉल्यूशन कुछ नहीं है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है भाई। समबाहु किसको कहते हैं? एक समझदार बच्चे के लिए सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, तो इसका मतलब समबाहु में तीनों भुजा एक जैसा होगा। तीनों भुजा समान कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, नाम रख दो इसका, क्या रख दो? ए है, बी है, सी है, रख दिए। अब देखो क्या कह रहा था, समबाहु त्रिभुज एबीसी, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया, उसका नाम रख दिया और ये भी बता दिया भाई तीनों भुजा देखो समान है, हम लोगों ने दिखा दिया। अब थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडी परपेंडिकुलर बीसी है, क्या लिखा हुआ है? एडी परपेंडिकुलर बीसी लिखा हुआ है। क्या करोगे भाई, तो एडी परपेंडिकुलर ए को बीसी पर, देखो बीसी, बीसी रेखा कहाँ पर है? बीसी रेखा नीचे है ना, इससे क्या करो, ए से, एडी है तो डी यानी कि इसी पॉइंट पर एडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया, किससे? तो बिंदु ए से, कहां पर? तो बीसी रेखा पर। तो यहां तक तो कोई क्लियर नहीं, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि भैया एडी का, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी और बीसी लंब हो तो एडी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक चीज देख लो, जैसे ही समबाहु कहेगा और उसमें कहेगा कि एक लंब खींचा हुआ है, तो लंब क्या करता है, इन दो भुजा को भी बराबर भाग में बांट लेता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दो चीज ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, त्रिभुज का नाम क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज का नाम बोल रहा है एबीसी, तो हमने एबीसी रख दिया, त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद क्या करा, एडी लंब है बीसी पे, तो बीसी कहाँ है, निचला भुजा को बीसी बोल रहे हैं और एडी लंब बोल रहा है, तो ए और डी, इसका मतलब क्या हो गया, अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तुमको क्या पूछ रहा है, एडी का स्क्वायर, ठीक ना, एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो सिंपल सा है, यदि हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर समबाहु है तो क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, कौन कौन, ए बी बराबर ए सी बराबर बीसी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी क्या बताया कि बीसी को ना एडी जो है दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि बीडी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी होगा, बीडी बराबर डीसी। जब दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2DC लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे 2DC, क्योंकि DC BD सेम है। यदि ये DC है, जितना बड़ा DC है उतना बड़ा BD है, तो ये भी DC, ये भी DC, तो 2DC हो गया। तो BC बराबर कितना लिख सकते हैं, 2DC लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो, कहानी खत्म हो गया, थोड़ा जानकारी होना चाहिए इन चीजों का। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या यार, जब परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, इधर से त्रिभुज ADC क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ क्या रहा है कि हमको DC चाहिए, किस चीज में आंसर है, देखो CD में ही आंसर, आंसर किस में है, CD में। तो हमको कौन सा त्रिभुज से काम चल जाएगा, पहले ये वाला त्रिभुज यानी ADC से काम हो जाएगा। तो हम इस त्रिभुज की बात करें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये ना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है। अब क्वेश्चन में जाना कहाँ, AD का स्क्वायर पूछ रहा है, तो AC को देखो तो क्या लिख सकते हैं हम, AC को BC लिख सकते हैं। ये चूंकि AC BC तीनों बराबर है, AB AC और BC, तो यहाँ पर AC की जगह हम BC स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। और BC को देखो कहाँ से, देखो यहाँ पर क्या किए, यहां से ले आए, AC के जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, BC, ठीक है। अब देख लो BC के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे पता है, BC बराबर 2DC है ना, BC बराबर क्या है 2DC, तो BC की जगह 2DC लिख देंगे। हाँ, BC की जगह क्या लिखेंगे, 2DC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और स्पष्ट हो जाएगा, जब दो दूना 4 हो गया, 4DC स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर यानी DC का स्क्वायर, DC एक ही साथ है ना, तो DC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्वेश्चन गलत नहीं था और पिछला वाला में प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा सा। अब देखो क्या करोगे, DC वाले को एक जगह ले आएंगे, हाँ, तो 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो अब तो लगता है स्पष्ट आ गया, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया,
AD स्क्वायर बराबर हो गया 3DC स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो आंसर में कहाँ पर है, AD स्क्वायर पूछ रहा था, 3DC स्क्वायर, 3CD या DC एक ही बात हुआ। आंसर मेरा पहला हो गया, ए नंबर सही। कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, कैसे बनाए? समबाहु त्रिभुज था, कुछ नहीं किए, समबाहु था तो तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। जब समबाहु त्रिभुज में लंब खींचते हैं तो लंब क्या करता है, जिस भुजा पर लंब होता है उस भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। तो हमने दिखा दिया कि BC बराबर 2DC, ये DC जो है सेम ही होगा। DC क्यों लिखे, क्यों नहीं लिखे BD? तो हमको आंसर में क्या देना है, DC ही देना था, इसीलिए लिख दिए थे DC। ठीक है, यदि BC में रहता, सॉरी BD में रहता तो BD वाला लिखते, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने क्लियर किया, समझने में यदि कोई दिक्कत नहीं तो आंसर हमारा आ गया 3DC स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, इसमें आधार की त्रिज्या R है। क्या है? पहले तो एक लंब वृत्तीय बेलन है। क्वेश्चन में देख लो बेलन है, सबसे पहले बेलन का पिक्चर बना लो। ठीक है, सारे काम तो तुमको रफ में ही करना है, कॉपी के लास्ट पेज में कर लेना। ठीक है, जगह वहां बचेगा बेलन। चलो यहाँ तक, इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कहाँ पर, दोनों जगह त्रिज्या है इसका, पेंदी में कितना है, R है। उसके बाद ऊंचाई कितना है? ऊंचाई किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। कहता है आयतन क्या होगा? आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? ये लगता है किसी के द्वारा लिखा गया, किसका आंसर क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें ऑप्शन नहीं है। तो बेलन का जो है आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बन गया। और फिर तब इसका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, और उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले तो देखो ऊंचाई हो गया हमारा H, और ये वाला होता है हमारा 2 पाई R। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 पाई R H। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया वक्र का। संपूर्ण का बात करें तो 2 पाई R H प्लस पाई R स्क्वायर, फिर नीचे वाला पाई R स्क्वायर। ठीक है, एक इसके लिए क्षेत्रफल, एक ऊपर वाले के लिए क्षेत्रफल, और एक इसके लिए। इसके लिए लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया मेरा, सॉरी H हो गया एक लंबाई मान लो, और चौड़ाई क्या हो गया 2 पाई R H। बोलोगे कैसे? सोचो जी, ये जो गोल बनता है, गोल को जब खोलेंगे तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, इसी से हम लोग वृत्त बना सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2 पाई R होता है परिधि बराबर, तो 2 पाई R हो गया इसका ये चीज, और ऊंचाई हो गया H, तो 2 पाई R H वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R H, अपने से बना रहे हैं फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई R, ये दोनों जुड़ेगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, अब कॉमन आ जाएगा 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा H प्लस R बचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया संपूर्ण का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा 2 पाई R H, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई R इंटू H प्लस R, और आयतन कितना हो गया, पाई R स्क्वायर H। तो याद रखेंगे क्या चीज, आयतन का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R H, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू H प्लस R। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला का भी एक क्लास लेंगे बहुत जल्दी, टोटल एक ही साथ एक ही वीडियो में। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है? ये सब भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कहोगे कैसे? सबसे पहले घड़ी बना लो भाई। जब घड़ी बना लेते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से कि किसी भी बिंदु पर चारों बगल कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, किसी बिंदु पर यदि चारों बगल एक बार घुमा जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो अब 1 मिनट वाला सुई है, तो यदि मिनट वाला सुई है वह क्या करता है, 1 मिनट में कितना, तो अब देखो टोटल कितना मिनट होता है। यहाँ पर ये मिनट का सुई है, कौन सा सुई है, मिनट का सुई है। ये जब पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितना देर में घूमेगा, 60 मिनट होता है। एक बार पूरा घूमता है तो कितना मिनट, 60 मिनट। तो सोचो 60 मिनट में कितना देर हो गया, कितना डिग्री बनाता है कौन, 360 डिग्री का। देखो क्वेश्चन यही बन गया, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा, तो 60 से भाग दे देंगे, तो 360 बट 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 बार में कट गया, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना, 6 डिग्री। हाँ, तो ऑप्शन मेरा होगा वो
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री का। ठीक है, यदि पूछ देता तुमको और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, भैया बताओ कि मिनट का सुई जो है 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो पहले 1 मिनट का निकाल लिए, उसके बाद 10 मिनट का पूछता तो 10 मिनट का भी हम निकाल सकते थे। 10 मिनट का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा ना, 6 गुना 10 तो 60 मिनट हो गया, सॉरी 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरह से हम लोग कोण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो घड़ी वाला यदि सवाल आएगा तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, यदि बोल देगा कि 4 बज रहा है घड़ी में, तो बताओ कि घंटा और मिनट के बारे में सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तब क्या करोगे, तो घंटा वाला सुई कहाँ रहेगा, 4 पे रहेगा। हाँ, मिनट वाला कहाँ रहेगा, 12 पर रहेगा। तो हम लोग काउंट कर लेंगे, 12 के बाद 1 होता है, फिर 2 होता है ना, फिर 3, फिर उसके बाद 4। तो हम लोग 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 5 के 30 डिग्री का बनेगा। अभी अभी देख ली, याद रख लेना ये चीज, ये याद ही कर लेना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे 4 बज रहा है पक्का का पूरा पूरी, तो 4 पे सुई है घंटा वाला। यहाँ पर देख लो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना हो गया, 30 मिनट का हुआ, 5, 10, 15 और 20 मिनट हुआ, तो 20 गुना 6 तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो डायरेक्ट, तो जिसको याद हो गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, किसी का भी पूछ ले, 5 बजे पूछेगा तो 5 बजे समझ जाना कितना हो जाएगा, 25 मिनट, उससे निकाल देंगे। बोलेगा 7 बजे जो है मिनट और घंटा के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो वो निकाल देना। ठीक है, यदि पूछेगा 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 35, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज है। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर माध्यक, माध्य और पूछ रहा है कि माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक लिख लेते हैं हम लोग, याद ही कर लेना इसको, माध्यक का 3 गुना। ठीक है, और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, किस चीज का, माध्य का। ये किसके बराबर होता है, ये बहुलक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर। फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये बुक में भी है और तुमको ध्यान देने, देखो कितना आसान है, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में अधिकतर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 3 गुना माध्यक और 2 गुना माध्य को जब आपस में घटाते हैं तो क्या निकल जाता है, बहुलक निकल जाता है। अब इससे कुछ और भी निकाल सकते हो, बताओ, 3 गुना माध्यक, अब देखो बहुलक को इधर घटा देंगे, बहुलक, तो उधर क्या हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये भी पूछ सकता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। नहीं, कैसे प्लस आ गया, चूंकि यहाँ माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, तो दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला उसी से निकाल लेंगे। तो एक याद रखेंगे कि 3 माध्यक और 2 माध्य को जब आपस में घटाते हैं तो बहुलक निकलता है। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी रह सकता है, हमको ये तीनों सूत्र याद रखना होगा, बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो प्रश्न में का ऑप्शन में क्या रहेगा, बहुलक, और बहुलक में ही मारेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखते हैं क्या होता है। प्रेक्षण है, प्रेक्षण क्या दिया हुआ है, 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15। ठीक है, तो माध्यक निकालना है तुमको। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाओगे, सबसे छोटा कौन है, 6 है, उसके बाद 7 है, फिर 8 है, उसके बाद 12, 14, 13, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, टोटल कितना संख्या है, 3 है, 3, 6, 1, 7 है। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, 7 है, यानी कि ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम है, तो विषम रहता है, तो विषम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक जोड़ देते हैं, यानी कि 7 + 1/2 करने वाले हैं। ठीक है, 7/1 + 2 बराबर कितना हो गया, 8/2, 8/2। तो हमारा n का पोजीशन अब निकल गया 4। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये जो nth पोजीशन जो निकला हमारा माध्य के लिए वो 4 निकला। इसका मतलब क्या हो गया, तो इधर से चलो चौथा पोजीशन में। ठीक है, इधर से चलो चौथा पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा, देखो 12 आता है, तो मेरा माध्यक क्या हो गया, हमारा माध्यक हो गया 12। कोई दिक्कत है, माध्यक हो गया हमारा 12 यहाँ समझने में। तो माध्यक का तरीका यही है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सीरीज दिया रहेगा उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे और उसमें n मान लेंगे, टोटल जितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 था, तो n बराबर 7। यदि 8 रहता तो डायरेक्ट 8/2 हो जाता चौथा पोजीशन। ठीक है ना,
तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक प्लस किए क्योंकि यहाँ विषम संख्या था टोटल संख्या में। तो उसके बाद जो चौथा पोजीशन आया तो माध्यक हमारा क्या निकल गया, चौथा पोजीशन में। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट मत करना, पहले उसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे। ठीक है, इसी में यदि माध्य पूछ लेता तब क्या करते, तो माध्य पूछ लेता तो क्या करते, सबको जोड़ देते। क्या करते, सबको जोड़ देते। टोटल 7 था, 7 से भाग दे देते। ठीक है ना, तो माध्य निकल जाता। इजी वे में कोई दिक्कत नहीं था। बहुलक निकालने बोलता तो जो संख्या रिपीट करता सबसे ज्यादा बार वही मेरा क्या हो जाता, बहुलक हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अभी का सवाल है, तुरंत तुरंत बनाए, फॉर्मूला वाला सवाल था, इससे पहले आया था। जो बच्चा समझ गया होगा तो बता ही देगा। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ, तो अभी अभी क्या देखे थे, 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर बहुलक। बराबर बहुलक। ठीक है, तो इसको सीधा लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य बराबर 3 माध्य माइनस 2 मध्य। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, एकदम याद रखेंगे। यही फॉर्मूला था जो कि अभी तुरंत बताए थे। अब इसमें मान पुट कर दो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है, माध्य और माध्यक। देख लो माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 4.6, माध्यक दिया हुआ है 4.8। मान रख देंगे फॉर्मूला में, कुछ नहीं है। तो बहुलक पूछ ही रहा है, तो बहुलक बराबर हो गया 3 गुना माध्यक कितना है, 4.8 है। माध्यक कितना है, 4.8 है। उसके बाद माइनस किसको करेंगे, 2 इंटू 4.6। यहाँ पर जब गुना करते हैं तो 8 जाता है, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 यानी 14.4। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो गया 6 2 12 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 9.2। जब घटाएंगे तो कितना आता है, 4 में से 2 गया 2, 9 4 13, 9 5 14, 5.2। लगता है आंसर आ गया। देखो 5.2 बहुलक हो गया हमारा, कहाँ पर, तो सी नंबर में। ठीक है, बहुलक निकाल सकते हैं। तब तो कहोगे सर पिछला क्वेश्चन में बहुलक निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद माध्यक निकाल ही लिए थे, अब बहुलक भी निकाल लेंगे, है ना। तो एक तरीका समझ में आया कि नहीं, देख लो अभी। देखो इसमें माध्य निकाल लिए थे, ये फॉर्मूला सबको जोड़ करके बटे 7 कर देते तो माध्य निकल जाता, तो बहुलक निकाल सकते थे ना। क्योंकि कहोगे सर डायरेक्ट बहुलक तो निकाल नहीं सकते थे, कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस फॉर्मूला से तो निकाल लेंगे, बहुलक नहीं निकालेंगे। माध्यक पता चल गया, माध्य यहाँ से निकाल लेते, वही फॉर्मूला आप बैठाते, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, आराम से निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़। चलो अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी, पूरा ताश का गड्डी है, तो हमारा एनएस कितना हो जाएगा। एनएस का मतलब होता है कुल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं। उसमें से निकाला जाता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पर लाल रंग का किंग निकालना था। क्या निकालना था, किंग। ठीक है, राजा था। ठीक ना, तो किंग निकालने के लिए क्या किंग होगा, लाल रंग का। टोटल ताश का गड्डी में कितना कितना होता है, 13 चौके 52 होता है ना, 13 13 फिर 13 फिर 13 ऐसे करके होता है ना। यानी कि इसमें से 2 लाल और 2 क्या होता है, काला होता है ना। तो लाल किंग कितना होगा, तो 4 लाल रंग का जो किंग होगा वो 2 गुण होगा, क्या कि टोटल किंग क्या गो 12 52 उठो में 4 ठो किंग, एक किंग सबके पास रहता है। तो यहाँ पर एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 2 हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि लाल रंग का किंग पूछ रहा था, तस्वीर राजा का। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न में, तो यहाँ पर क्या हो गया, एन कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 ही राजा होगा लाल रंग का। ठीक है, यदि सिर्फ बोलता कि राजा निकालने की प्रायिकता, तब तो चारों में से निकाल लेते, यानी 4 हो जाता है एन। यहाँ पर पीई का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन बटे एनएस। ठीक है, एन मेरा कितना है, 2 है, एनएस कितना है, 52 है। उसके बाद यदि कैंसिल करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, है ना। 52 का 26 दूना 52 होता है, तो पीई बराबर हो गया 1/26, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। ठीक है, कैसे निकाले, कह रहा था कि ना एक ताश की गड्डी को एक पत्ता अद्रिक्षा निकाला जाता है। ताश की गड्डी में टोटल 52, उसमें से एक ही पत्ता निकालना है, लेकिन कैसा रंग का, लाल रंग का तस्वीर होने वाला। यदि किंग की बात करें, ये किसके लिए था, लाल रंग का राजा का बात। ठीक है, किसका था, लाल रंग का राजा। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से चले कि लाल रंग का कोई भी पत्ता निकालने एक, तो लाल रंग का टोटल क्या गो पत्ता होगा, 13 दूना 26 गो, कितना
26 गो। तो एन ई बराबर कितना होगा हमारा? 26 26 हो जाएगा इस कंडीशन में। जब जब सिर्फ बोले कि लाल रंग का पत्ता निकालना हो, यहाँ यदि लाल रंग का राजा निकालेंगे तो एन ई कितना हो गया? 2। उस हिसाब से ये सही है। यदि बोलता सिर्फ लाल रंग का कोई एक पत्ता निकालेंगे, एन ई मेरा 26, एन एस तो पता है कितना? 52। उस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाता है पता है? पीई बराबर हो जाता एन ई बटे एन एस, यानी कि 26 बटे 52 और 1/2 हो जाता। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये बच्चा लिखना भूल गया, यहाँ राजा था इसीलिए मैंने इस तरह से बताया। समझ में आया कैसे बनेगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ताश की गड्डी की थोड़ा सा बात कर ले, या फिर प्रायिकता की बात कर ले थोड़ा सा। तो प्रायिकता में 2-3 तरह का सवाल रहता है। एक सिक्का वाला रहता है ना, एक पासा वाला रहता है, और एक कौन सा रहता है? ताश वाला। ठीक है, सिक्का की बात करें, इसके लिए हमेशा एनएस कितना होगा? 2 पे पावर 1, क्योंकि 2 ही परत होता है, तो ये हो गया एनएस। यदि एक सिक्का रहा तो 2 पे पावर 1, 2 सिक्का रहेगा तो 2 पे पावर 2, इस तरह से एनएस निकल जाएगा। ठीक है, पासा की बात करें तो एनएस कितना हो जाएगा? तो टोटल 6 परत होता है, 6 पे पावर 1। ठीक है, दो पासा रहेगा तो, या फिर 2 बार उछाला गया तो 6 पे पावर 2। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते। 3 पासा रहा तो 6 पे पावर 3। एनएस निकालने के लिए, ये किसके लिए? एनएस के लिए तरीका है। ठीक है, और ताश में तो पता है कुल कितना होता है? 52 होता है, जिसमें से जो है एक लाल रंग का होता है। लाल रंग का कितना होता है? 26। और उसके बाद क्या होता है? काला रंग का होता है 26। ठीक है, तो 2-2 कंडीशन है। इसमें तब 2 रंग का, 2 जो हो गया लाल रंग का किंग हो जाएगा, 2 लाल रंग का क्वीन हो जाएगा, 2 लाल रंग का गुलाम हो जाएगा, 2 इक्का हो जाएगा लाल रंग का, है ना। उस कंडीशन में इसके 26 की बात करो तो सेम कंडीशन वही आएगा, लेकिन इसका रंग काला होगा, है ना। तो ये चीजें। और कलर कौन कौन सा रहता है सबको पता है। एक क्या होता है? पान होता है, लाल पान होता है ना। एक लाल पान होता है, फिर एक काला पान भी होता है ना। और उसके बाद क्या होता है? एक चीड़ी होता है, इस तरह से कुछ रहता है चीड़ी टाइप से, और एक ईंट होता है। ठीक है, लाल, सॉरी, हाँ ये देख लो, यानी कि एक रेड ले लो और एक ईंट, ये दोनों जो होता है रेड होता है। एक चीड़ी और ये वाला काला पान, ये दोनों ब्लैक होता है। इस तरह से तो 4 कार्ड इसमें हो गया। तो चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अब है यहाँ पर, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 वृत्त है। एक वृत्त ये वाला है, देखो 4:25 क्षेत्रफल है, तो एक बहुत बड़ा वृत्त होगा ना, तो ये वाला बड़का वृत्त है। ठीक है, तो अनुपात कितना है क्षेत्रफल का? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई तो दोनों में सेम रहेगा, हो सकता त्रिज्या बड़ा होगा ना, तब ना दोनों में अंतर है। इसका बड़ा वाला त्रिज्या है, इसका छोटा वाला त्रिज्या है कि नहीं, क्योंकि एक का 4 ही है, दूसरा का 25 है। सोचो कितना का अंतर है। और इस दोनों का अनुपात कितना है? 4:25 है। ठीक है, तो अब कह रहा है भैया क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, ये क्या था? क्षेत्रफल था। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे इसको? इसको जब देखो अनुपात में रहता है तो हम बटे में लिखते हैं कि नहीं। सबसे पहले बटे में लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/25 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या कर पाएंगे हम लोग इसको कट करेंगे। पाई पाई तो कैंसिल हो गया, ये दोनों तो अलग अलग होगा, ये कटेगा नहीं। आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्या करोगे? और कुछ कर सकते हैं तो हाँ जरूर कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे? आर बटे बड़का वाला आर देख लो, दोनों का स्क्वायर किए, यहाँ पर क्या हो गया? 4/25 हो गया, हुआ कि नहीं। इसको और आगे करोगे तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो आर बटे आर कितना हो जाएगा? 4/25 का रूट हो जाएगा। इसका मतलब कितना निकल जाएगा? इसको जब ऊपर करे तो आर बटा आर बराबर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ना। देखो कौन से ऑप्शन में है 2:5, तो 2:5 हमारा डी नंबर ऑप्शन है। सही हो गया, समझ में आया। कुछ नहीं किए, सवाल में देखे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो छोटा वाला पहले है, कैसे पता चला छोटा वाला? देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 25 है। हम लोग थोड़ा सा फिगर बना लिए, दोनों का अनुपात लिख दिए। दोनों का अनुपात लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करके आ गया लास्ट में त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, समझ में आया कुछ ना। अब मिलते हैं सुबह 11 बजे। ठीक है,
तब तक के लिए तुम लोग इसको देखो और रिवाइज करो और सारे प्रश्न को फिर से एक बार सॉल्व कर सकते हो अपने से।